तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। बड़ा गजब का दौर है साहब, जिधर देखो उधर शोर है, कोलाहल है। इस शोर और कोलाहल में कुछ जरूरी बातें छूट जा रही हैं और मैं सम्मानित मंच से इस सभा की सदारत कर रहे आदरणीय अध्यक्ष सभापति शुभंकर जी, हमारे बड़े भाई सैयद नासिर हुसैन साहब और बंगाल के इंचार्ज हमारे बड़े भाई आदरणीय गुलाम मीर साहब और उनके दो सहयोगी एआईसीसी के सेक्रेटरी और मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम लीडरान, हमारे फ्रंटल के इंचार्ज, हमारे फ्रंटल के लीडर, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, छात्र परिषद और हमारे इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माताएं, नौजवान दोस्तों और मीडिया के साथियों, मैं बिना किसी औपचारिकता के सीधे आपसे दो चार बात कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आज यहाँ आपके बीच मैं जितना राजनीतिक कारणों से मौजूद हूँ, उससे ज्यादा मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। मैं सिर्फ राजनीति के लिए आज यहाँ नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर राजनीति को देखूं तो मैं एनएसवाई का इंचार्ज हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव हो रहा है। 18 तारीख को वोटिंग होना है, फिर भी हम 15 तारीख को कलकत्ते की सरजमीन पे हैं, तो सिर्फ राजनीतिक कारण से नहीं है, दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता यूं है कि वो प्रधानमंत्री वाला नहीं, जहां जाते हैं वहां रिश्ता निकाल लेते हैं, तो वो वाला नहीं, वाकई दिल का रिश्ता है। एक तो पहले ही हमारे बड़े भाई नासिर साहब ने आपको कह दिया कि हम लोग सब एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, ये सब हमारे जो है सीनियर रहे हैं और यहाँ पे मंच पे अलबीना भी मौजूद हैं, जिनके पार्टनर हैं प्रसेनजीत बोस, वो भी जेएनयू की प्रेसिडेंट रही हुई हैं। अलग बात है कि आजकल सीधे तौर पे राजनीति नहीं करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। और नासिर साहब भी अध्यक्ष रहे हैं, प्रसेनजीत भी वहाँ पे लीडर रहे हैं। सिर्फ जेएनयू का रिश्ता नहीं है, बंगाल से भी एक रिश्ता है। बंगाल से रिश्ता ये है कि जिसका जिक्र विक्टर भाई कर रहे थे कि जब सीए लाने की बात शुरू हुई, एनआरसी करने की बात शुरू हुई, तो देश में सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहली सभा जो हमने की, हम तीनों लोग साथ में थे, वो हम यहीं कलकत्ते में किए थे, राजा बाजार में किए थे। और यहां से जो आवाज उठी, वही आवाज लेकर के हम बिहार गए और बिहार में जनगणमन यात्रा की। पूर्णिया की रैली बहुत शानदार थी और नतीजतन कि तमाम क्रोनोलॉजी समझाने के बावजूद जिया साहब के पप्पा जो है सीए को लागू नहीं कर पाए, एनआरसी करा नहीं पाए। तो कहते हैं कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इन तमाम शोर, कोलाहल और निराशा के बावजूद इस देश ने पिछले 11 साल में ये देखा है कि इनकी कोशिश नहीं रुकती और हमारी हिम्मत नहीं टूटती। और ऐसा नहीं है कि इसमें लोग खो नहीं रहे हैं। सीए एनआरसी के उस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली में दर्दनाक दंगा हुआ। दंगा कहना गलत होगा, आप कह लीजिए कि एक समुदाय के खिलाफ सरकारी समर्थन से कत्लेआम किया गया लोगों का। और जो लोग इसके खिलाफ थे, 5 साल हो गए हैं, उनको जेलों में बंद करके रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी कोशिशें जारी हैं और हम हिम्मत से उसका मुकाबला कर रहे हैं, और हम अकेले नहीं हैं। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की, एक चेहरे की, एक पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई दरअसल सोच की है। और जब लड़ाई सोच की बन जाए, जब बात दिल की हो जाए, तो दल नहीं देखना चाहिए। इसीलिए जब हम भी और नासिर भाई भी प्रसेन से बात कर रहे थे कि क्या कर रहे हैं, लड़ तो एक ही लड़ाई रहे हैं, तो ये अलग अलग जो है रेडी पटरी पे जो है अपना अपना दुकान चलाने का क्या मतलब है, सब लोग एक साथ हो जाते हैं। और आपसे आज मैं यहाँ इस मौके पे एक बात साझा करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि वो निजी बात है।
लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं राजनीतिक कारण से यहां नहीं हूं, अपने दिल से मजबूर हूं, इसलिए यहां हूं। तो एक वाकया आपको सुना देता हूं। एक दिन हम पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री ऑफिस में थे। लीडर ऑपोजिशन राहुल जी उस वक्त लीडर ऑपोजिशन नहीं थे, और हम लोगों के सीनियर और सीपीआईएम के मरहूम सीताराम येचुरी साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे वो आए थे। तो हम तीनों एक साथ खड़े थे। तो राहुल जी ने कहा कि सीता, आई हैव टुक वन ऑफ योर कॉमरेड। तो सीताराम येचुरी ने बहुत शानदार जवाब दिया। सीताराम ने कहा कि क्या तेरा क्या मेरा, इस लड़ाई में अब हम सब लोग एक ही नाव पर सवार हैं। इसको कहते हैं नॉन सेक्टेरियन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अगर अपनी सिर्फ दुकान चलानी है तब तो अपना खोल करके बैठे रहिए, लेकिन अगर देश बचानी है तो एक बात समझना पड़ेगा कि आज लड़ाई क्या है। और मैं कभी भी आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलता हूं, लेकिन कभी भी आरएसएस बीजेपी के अलावे किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। दीदी के खिलाफ भी नहीं बोलता हूं, नीतीश जी के खिलाफ भी नहीं बोलता हूं, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ भी नहीं बोलता हूं। पता है क्यों? रिमोट जिसके हाथ में है ना, उससे लड़ना चाहिए। बिना मतलब का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बंगाल के लोग यह बात बखूबी समझते हैं कि दीदी से होगा नहीं और मोदी चलेगा नहीं। दीदी से होवे ना, मोदी चलवे ना। ऐसे में बंगाल की जो हिस्ट्री है, बंगाल का जो पॉलिटिक्स है और बंगाल का जो सिचुएशन है, उसको इस देश की सियासत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीए एनआरसी पूरे देश के लिए बाद में आया, बंगाल के लिए पहले आया है। आपको लग रहा होगा कि एसआईआर बिहार में आया है, यह संयोग है। एसआईआर बिहार में आया है, यह संयोग है। एसआईआर बंगाल में आएगा, यह भाजपा का प्रयोग है। इस बात को समझ लीजिए। इस बात की सियासत गंभीरता को जो समझते हैं, वो समझते हैं कि बंगाल की स्थिति क्या है और भाजपा इतनी बेचैन क्यों है। भाजपा इतनी बेचैन इसलिए है कि उसको मालूम है कि लोग दीदी से थक रहे हैं। पिछली बार भी मोदी को बंगाल नहीं आने देना है, इसीलिए दीदी को वोट दे दिया। ये सच्चाई है। बोलिए हम झूठ बोल रहे हैं? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वापस चले जाएंगे। मोदी को नहीं आने देना है, इसलिए वोट दे दिया। लेकिन बंगाल के लोग थक रहे हैं इस बात से, और बंगाल के लोग अपनी राजनीतिक स्थिति को समझ रहे हैं। बंगाल के लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब गोड़ा पढ़ रहा हूं, 150 पेज पढ़ा हूं, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूं, हर चीज की चर्चा है उसमें, लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं है। सब कुछ का चर्चा है। आप कोई भी लिटरेचर उठा करके पढ़ लीजिए, बंगाल का इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए, कोई आंदोलन उठा करके पढ़ लीजिए। मैं इससे पहले तुलसीराम जी की किताब मुर्दैया पढ़ा था, उसमें भी जो बंगाल की चर्चा है, उसमें ये नए त्योहारों के बारे में कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। तो बंगाल के धर्म में घुस रहे हैं, बंगाल के लोगों के जीवन जीने के तरीकों में घुस रहे हैं, और बंगाल की गलियों को, घरों को, दुकानों को, बाजारों को, मोहल्लों को, टोलों को और शहरों को आपस में बांट रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर पूरे देश में राजनीति करनी है, ये मीर साहब इस दर्द को बखूबी समझते हैं कि आपके नाम पर पूरे देश में वोट मांगा जाता है, कश्मीर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगा जाता है। और आप पिछले 11 साल में ये देखे होंगे कि भाजपा बंगाल के नाम पर पूरे देश में वोट मांगना चाहती है।
जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो ऑफिशियली एक दो नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेट ने कहा कि बांग्लादेश के लोग बिहार में पाए गए हैं। अब बोल तो कौन बेवकूफ है जो बिहार आया है, बताइए तो। हिंदी फिल्म में गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। तो लोग काम करने के लिए बिहार से बंगाल आते थे। सैया गए कलकतवा ये सजनी है। अभी कौन ऐसा बांग्लादेश का बुड़बक है जो बांग्लादेश छोड़ करके बिहार चला गया है? बिहार का लोग पूरी दुनिया में जा रहा है। अभी कैसा बांग्लादेश का लोग है जो पूरा दुनिया छोड़ करके बिहार चला गया है? आप ये बात समझ रहे हैं? ये बात कहां से चलनी शुरू हुई है? ये बात कलकत्ते से चलना शुरू हुई है। बार बार ये बोला गया कि घुसपैठिए घुस आए हैं। अच्छा, घुसपैठिए कैसे घुस आए हैं? घुसपैठिए क्या ड्रोन है? घुसपैठिए ब्लूटूथ से डाउनलोड हो जा रहे हैं? घुसपैठिए टिकटॉक के वीडियो हैं, कहीं से भी बनेगा और कहीं भी चलना शुरू हो जाएगा? इस देश में सीमा नहीं है, इस देश में पुलिस नहीं है, क्या इस देश में सेना नहीं है? और अगर घुस जा रहे हैं तो गृह मंत्री क्या कर रहा है? बेटा का क्रिकेट खिलवा रहा है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखना किसका काम है? राहुल गांधी का? कांग्रेस पार्टी का? शुभंकर साहब कल से चले जाएं झंडा लेकर के? किसका काम है? आखिर ये बोला क्यों जाता है? ये बोला इसलिए जाता है ना ताकि इस देश की आवाम के दिमाग में ये डाला जा सके कि तुमको जो नौकरी नहीं मिल रहा है ना, ये नौकरी कोई और ले रहा है। ये जो देख रहे हो तुम, इतना भीड़ है बस में, ट्रेन में, हर गली में जो इतना मारा मारी है, ये सब बाहर के लोग आ गए हैं। तुम जो गरीब हो वो बाहर के लोगों की वजह से है। या जो पेपर की चोरी हो रही है, सामान महंगा हो रहा है, दूध टाइम पे नहीं मिल रहा है, नल में पानी नहीं आ रहा है, ये सब बाहर के लोग आकर के करते हैं। और ये नफरत की राजनीति कोई नई नहीं है, ये नफरत की राजनीति बहुत पुरानी है। और यही नफरत की राजनीति ये बंगाल के नाम पर पूरे देश में करना चाहते हैं। आप कुछ भी लिखिए, नीचे से कमेंट करेगा भाजपा का समर्थक, आप मालदा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई हम डालडा का दाम पूछ रहे हैं, तुम मालदा पे पूछ रहे हो। ये जो होता है, इसको मालूम है कि बंगाल की जो डेमोग्राफी है, बंगाल का जो बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है और बंगाल के विभाजन की जो हिस्ट्री है, उस नफरत की राजनीति के लिए इस सरजमी को अपने कब्जे में लाना, अपने झंडे के नीचे लाना जरूरी है। इसीलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भाजपा बंगाल में कैसे घुसपैठ करे। और इस बात को जो लोग समझते हैं उनको ये सियासी चैलेंज भी समझना पड़ेगा कि सीएए का सारा झमेला बंगाल में क्यों शुरू हुआ। और हम आपको आगाह कर रहे हैं कि एसआईआर का सारा झमेला भी बंगाल में शुरू होगा। और एसआईआर को लेकर के जो हकीकत नासिर साहब ने आपको बताई कि असली मसला क्या है, गृह मंत्री बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए, तो आप भी इनके सरकार की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, याद कीजिए, और मैं बात ये याद दिलाना चाहता हूं, इस मौके पे याद दिलाना चाहता हूं, जब एक आदमी आज कांग्रेस पार्टी ये कह करके ज्वाइन कर रहा है कि इस देश को अगर बचाना है तो राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। याद कीजिए 2014 से पहले देश में एक आंदोलन हो रहा था। आंदोलन का नाम क्या था? अन्ना आंदोलन। याद है ना? हम जवान थे, इश्क करने की उम्र थी और क्रांति से कुछ ज्यादा ही इश्क होता था। वो फैज लिखते हैं ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, फिर तंग आकर एक दिन दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उस रोमांटिक उम्र में जब ये कहता था ना कोई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे भ्रष्ट नेताओं को जो है उनका घर तोड़ देना चाहिए, उनका गाड़ी तोड़ देना चाहिए, पार्लियामेंट पे अटैक कर देना चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने देखा कि नेपाल में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ।
वो जब हो रहा था तो नफरत थी कांग्रेस की सरकार के प्रति, कांग्रेस के मंत्रियों के प्रति नफरत था नौजवानों के मन में। और सपना क्या दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस खराब है, और सपना दिखाया जा रहा था कि एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, सारा काला धन जो स्विस बैंक में जमा है वो लाया जाएगा भारत, और एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं तो आपके घर में 75 लाख रुपया पहुंचेगा। किसानों को उनके फसल का दाम डबल मिलेगा, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, हर लोगों को पक्का मकान मिलेगा, घर मिलेगा। याद है वो सब वादा? पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलने लगेगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए लीटर मिलने लगेगा। पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है, गैस सिलेंडर 1000 रुपए लीटर मिल रहा है। 1 लाख लोगों को भी हर साल नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों के फसल का दाम तो छोड़ दीजिए, जो किसान 1 घंटे में 1 आत्महत्या करते थे 1 घंटे में 2 आत्महत्या कर रहे हैं। महंगाई की हालत यह है कि हर चीज का दाम दुगना हो गया है। और भ्रष्टाचारियों का हालत यह है कि जब तक कांग्रेस में तो भ्रष्ट थे और जब से भाजपा आ गए हैं तो देशभक्त हो गए। इनकलाब जिंदाबाद। ये हम अपने आंखों के सामने होते हुए देखे और तब लग रहा था कि ये बस सरकार बदली है। सरकार नहीं बदली थी, सोच बदली थी। सरकार नहीं बदली थी, विचार बदला था। सरकार नहीं बदली थी, इतिहास का किताब बदलने की साजिश रची गई थी। लेकिन इन मूर्खों को कोई समझाए, इतिहास के किताब बदल देने से इतिहास नहीं बदलता है। वक्त लगता है, लेकिन सच झूठ के किसी भी बादल को चीर करके सामने खड़ा हो जाता है। और सच आज हमारे सामने है। और सच ये है कि जिन्होंने इस देश की आजादी के साथ गद्दारी की, जिन्होंने इस देश के संघर्ष के साथ गद्दारी की, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की हत्या की, नेहरू को गाली गलौज किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, अशफाक और बिस्मिल की विरासत को उनको आपस में लड़ाने की कोशिश की। वह जो अंग्रेजों की चापलूसी और दलाली किया करते थे, जासूसी किया करते थे, वो आज चाय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। आज यह बात बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि तब की लड़ाई गोरों से थी, आज की लड़ाई चोरों से है। यह लड़ाई बिल्कुल आमने सामने समझ में आने लगी है कि यह सोच की लड़ाई है, सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मीर साहब का, जिन्होंने मुख्यमंत्री और फिनांस मिनिस्टर बनाने की बात की है। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ करके एक बात आपको कहता हूं, ये सिर्फ एमएलए, एमपी, मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई देश और संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस बात को याद रखिए। ये लड़ाई उस विरासत को बचाने की लड़ाई है जिस विरासत को आज मिटाने की कोशिश की जा रही है। यह लड़ाई जो गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये सबका देश है, उस सोच को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई गोडसे जो गोली मार करके आज देशभक्त कहला रहा है, वो जो मंत्री पद पर रहते हुए लोगों को खुलेआम गोली मारने की बात करते हैं, उस नफरत को हराने की लड़ाई है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी एक एक कोशिश उस भारत माता की संकल्पना को, उस भारत वर्ष की सोच को मिटाने की लड़ाई है, जिस भारत वर्ष के सोच में हम सब बराबर हैं। चाहे हम टीका लगाए हों या टोपी पहने हों, चाहे कुर्ता पहनते हों या साड़ी पहनते हों, चाहे मंदिर जाते हों कि मस्जिद जाते हों, गुरुद्वारों में सर झुकाते हों कि गिरजाघरों में जाते हों, यह देश हम सबका था, है और रहेगा। यह इस बात की लड़ाई है, इस बात की इंतजार करती है। इसीलिए आज जो बंगाल के सामने चुनौती है, वो चुनौती ये है कि सिर्फ हमको अपना कुर्सी नहीं बचाना है, हमको अपना इतिहास बचाना है, हमको अपनी विरासत बचानी है, हमको अपना समाज बचाना है, और हमको अपनी आने वाली पीढ़ी जो दंगे और नफरत में न झोंकी जाए, जो हिंसा में न झोंकी जाए, उस आने वाली पीढ़ी को बचा करके रखना है। जो हम राम और रहीम एक साथ इस मिट्टी पर रहते आए हैं, उस दोस्ती, उस विरासत को बचाने की लड़ाई है। और ये बंगाल को चलाना चाहते हैं, ये बंगाल के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, कभी सीए के नाम पर, कभी वक्फ के नाम पर, और अब इनका नया चोचला SIR आया है।
ये SIR के नाम पर बिहार के, बंगाल के जो आपस में एक साथ रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से नफरत करना सिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को शक की निगाह से एक दूसरे को हम देखें, ये हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं। इसलिए इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जमहूरियत को अपने पॉकेट में गिरवी बना करके रख लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऑलरेडी इस देश में जमहूरियत जो है वो सांसें गिन रही है, इसकी जो बची खुची सांस है वो भी जमहूरियत की सांस को ये छीन लेना चाहते हैं। आप यहां बैठे हुए लोग अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप MLA बन सकते हैं? सच बताइएगा। कोई सोचता है? ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है संविधान में ऐसा लिखा हुआ है संविधान में लिखा हुआ कि आप MP बन सकते हैं? नहीं, आपको भरोसा है, आप मंच पे खड़े हैं, आप उधर जाकर के बैठिए, आपका भी भरोसा चला जाएगा। झूठ मत बोलिए, आप वहां जाकर के बैठिए, आपका भी भरोसा चला जाएगा। और मैं सच बोल रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि मैं गांधी के पार्टी में हूं, तो मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं हूं, मैं सचमुच गांधी के पार्टी में हूं। और सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, राहुल गांधी यही कहते हैं, डरो मत। एक डरा हुआ इंसान ही दूसरे को डराता है। और हमको कोई चीज खोने का डर नहीं है, हमको कोई चीज खोने का डर नहीं है, कोई चीज पाने का लोभ नहीं है, इसीलिए सच बोलते हैं। सच ये है कि इस देश में किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है, मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता है, लीडर का बेटा लीडर बनना चाहता है। क्रिकेट आए ना आए, बाप गृह मंत्री है, इसलिए बेटा ICC के पोस्ट पे जाकर के बैठा हुआ है। झूठ मत बोलिए, अगर झूठ बोलेंगे तो आप याद रखिएगा, कीचड़ से कीचड़ साफ काट आप पलट करके कुत्ते को काट लेंगे। हमने कहा ये सोच की लड़ाई है। भाजपा अगर कीचड़ है तो कीचड़ से आप उसको साफ नहीं कर सकते हैं। भाजपा अगर गोडसे की सोच को लेकर के चलता है तो आप झूठ बोल करके भाजपा से नहीं लड़ सकते हैं। आपको गांधी को अपने दिल में लेकर के चलना पड़ेगा, आपको सुभाष चंद्र बोस के साहस की ताकत की जरूरत पड़ेगी। याद रखिए, ये लड़ाई बेचने वाले और बचाने वालों के बीच में है। वो बेचने वाले हैं जो झूठ बोल करके बेच रहे हैं, हम बचाने वाले हैं। हमको अपनी सच्चाई याद रखनी पड़ेगी। जिस जमहूरियत का बुनियाद ये है कि हर नागरिक का अधिकार बराबर है। नासिर साहब ने कहा कि 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इस देश के संविधान ने हमको दिया कि हेलीकॉप्टर पर चलने वाला का भी वोट एक होगा और पैदल चलने वाला, साइकिल पर घूमने वाला का भी वोट एक होगा। ये इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमको दिया। आज हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हमको भी पता है कि हम नहीं बन सकते हैं। मतदाता को पता है कि हम नहीं बन सकते हैं। तो पहले हर कोई चुनाव लड़ सकता था, ये हमारे दिमाग से मिटा दिया गया। अब जो ये SIR आया है, ये हमारे दिमाग से ये मिटाने की कोशिश है कि तुम्हारी वोट की हमको जरूरत ही नहीं है। कि अगर चोरी से जो है आपको अगर MLA बनने का मौका मिल जाएगा साहब, तो आप क्यों जाइएगा राजा बाजार की गलियों में भटकने के लिए, श्याम बाजार की गलियों में भटकने के लिए? आप तो जय साहब के बाप के पास जाएंगे, उसको गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। जनता का वोट का जरूरत नहीं है तो आपकी गली में आएगा। आपको क्या लगता है लोकतंत्र वरदान में मिला है? वैलेंटाइन गिफ्ट है लोकतंत्र। डार्लिंग हाउ आर यू, लेट्स हैव कॉफी। यह है लोकतंत्र। अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र 1950 में नहीं आता। जब दुनिया आई थी तभी लोकतंत्र आ गया होता। लोकतंत्र मां के पेट से पैदा होने से नहीं मिला है। लोकतंत्र जिन माओं ने ऐसे बच्चों को अपनी कोख से पैदा किया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए, उनकी वजह से लोकतंत्र आया है। नहीं तो रानी के पेट से राजा पैदा होता था। रानी के पेट से राजा पैदा होता था। कौन कहां पैदा होगा इससे उसका मुस्तकबिल तय होता था। जमहूरियत में कोई कुछ भी बन सकता है। प्रधानमंत्री झूठ ही सही, अगर ये कहते हैं कि वो चाय बेचे हैं फिर इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको नेहरू को धन्यवाद कहना चाहिए, उनको कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कहना चाहिए। अगर इस देश में जमहूरियत नहीं होता तो मेरी मां आंगनबाड़ी में काम करती है, क्या हम प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी आवाज को उठा पाते?
जिस देश में लोगों को जूता पहनने का अधिकार नहीं था, सर पे छाता रखने का अधिकार नहीं था, घोड़ा पे चढ़ने का अधिकार नहीं था, 21वीं सदी में आप मर्सिडीज पे चढ़ सकते हैं लेकिन घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। बताइए कितना कमाल का देश है। आपको लगता है कि जमहूरियत वरदान में मिला है? लोक लाज से चलता है लोकतंत्र, लोगों के अधिकार से चलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र अगर मिला है तो लोगों की भागीदारी से मिला है, और यह जो SIR है यह लोगों की भागीदारी को समाप्त कर देना चाहते हैं। एक क्रोनोलॉजी समझिए कि अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और हुआ कि बदलाव आएगा देश में। 14 में बदलाव तो हुआ, लेकिन वो बदलाव सकारात्मक नहीं नकारात्मक था, देश को आगे नहीं पीछे ले जा रहा था। देश के लोगों को छेड़िए, अपनी भी डिग्री छुपा रहा था, अपनी शादी छुपा रहा था। जिसने अपनी शादी चलाई नहीं वो घर घर जाकर के सिंदूर बांट रहा था। है ना कमाल का बात? जिसने अपनी पत्नी छोड़ दी वो घर घर जाकर के सिंदूर बांट रहा था। जो माल का बात आया तो भारत पाकिस्तान का दुबई में मैच करा रहा है ना कमाल की बात? ये सब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसीलिए SIR की क्रोनोलॉजी समझिए। जब 14 में सरकार बनी तो अभिमान से कहता है जय शाह का पप्पा कि 50 साल तक राज करेंगे। कैसे भाई? 5 मिनट के बाद हमारे आपके साथ क्या होगा? सर पे ये छत गिर जाए, हम अभी मर जाएं, जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, जिंदगी का कुछ मालूम नहीं। आपको कैसे मालूम है 50 साल तक आप राज करेंगे? क्योंकि उन्होंने बेईमानी कर लिया था। बेईमानी ऐसे करी कि पहले रिजॉर्ट घुमाना शुरू किया MLA को, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई। फिर CD बनाया, नेताओं को CD बनाया, फिर ED भेज करके उनको डराया धमकाया। और जो सारे लोग पहले भ्रष्टाचारी कहलाते थे, भाजपाई होते ही सारे सदाचारी बन गए, राष्ट्रवादी बन गए। और जब नई सरकार आई तो इन्होंने नया प्रोग्राम बनाया। उसी पार्लियामेंट में ये नया कानून लेकर के आए, जिस कानून में इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कमाल बात है। राज्यसभा के सांसद हमारे बीच मौजूद हैं। अभी एक अध्यादेश सरकार लेकर के आई कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। 30 दिन तक अगर वो जेल में रहेंगे तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरा एक सीधा सवाल है, जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है तो चुनाव आयोग को कानून से ऊपर क्यों रखा गया है? ये बात हमको बताइए। चोर चोर मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, ये रिश्ता इन्होंने इस तरह से बनाया है कि तुम बेईमानी करो, खुल्लम खुल्ला मेरे लिए बेईमानी करो, और तुम जब बेईमानी करोगे तुम्हारे बेईमानी से हम चुनाव जीतेंगे, और जब तक हम चुनाव जीतते रहेंगे तब तक तुमको बचाते रहेंगे। सैया भय खुतबाल तो अब डर काहेगा, है ना? और जब चुनाव आयोग के सामने सबूत के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में वोट की चोरी हो रही है, जब उनसे पूछा गया तो कहता है कि हलफनामा दीजिए। हमने कहा कि हलफनामा नेता प्रतिपक्ष दें, उससे पहले हलफनामा चुनाव आयोग दे, क्योंकि वोट की चोरी हम चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट से ही निकाले हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं, दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, और तुमको चुनौती दे करके कह रहे हैं कि तुम वोट चोरी कहोगे करोगे तो डंके की चोट पे चोर को चोर कहेंगे, तुम वोट चोर हो, यह नारा हम लगा रहे हैं। वोट की चोरी की गई, चोरी से सरकार बनाई गई, और याद रखिएगा जब वोट चोरी से सरकार बनाई जाती है तब पेपर लीक होता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महंगाई बढ़ती है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलता है। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो किसान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनते हैं तो पेपर लीक होता है, जवान आत्महत्या करते हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनती है तो देश की संपत्ति को चोरी करके अपने दोस्तों की तिजोरी में पहुंचाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के बीच की लड़ाई है। वो बेचने वाले हम बचाने वाले हैं। और इस लड़ाई में आज जो हमारे साथी प्रसेनजीत बोस आए हैं, इस लड़ाई को इस सोच के साथ हम मजबूत करने के लिए आए हैं कि बिहार में जो SIR चल रहा है उस SIR का हम पुरजोर मुकाबला कर रहे हैं। बंगाल में भी जो है मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए और SIR का मुकाबला हो, उसकी तैयारी हो। इसके लिए आप तमाम साथी जो आज कांग्रेस पार्टी में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने आपको कहा कि दीदी से होवे ना और मोदी चलवे ना, ऐसे में जो है नए विकल्प के लिए और बंगाल के बिना